जालिम पत्नी ने पति को चटवाए जूते, सास ने जीभ से साफ करवाई टॉयलेट, कुत्ते का जूठा खाना खिलाते थे ससुराल वाले। जब सामने आई उस फटीचर घर जमाई की हकीकत तो पैरों में गिर पड़े शहर के बड़े बड़े रईसजादे। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और मजा लीजिए इस धमाकेदार कहानी का, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। ड्राइवर, मेरा बैग जल्दी से गाड़ी में रखो और गाड़ी निकालो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये ड्राइवर पता नहीं कहाँ मर गया और ये नक्श वो भी पता नहीं सुबह से कहाँ है। काम के टाइम ना सब पता नहीं कहाँ मर जाते हैं। अनिका, मैं वो रमनीक भाई ज्वेलर्स के पास तो गया था। लगते है तुम्हारे ये जो ज्वेलरी सेट है उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, शायद 1-2 दिन और। सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट हो गया? कोई काम तुम लोग से एक बार में क्यों नहीं होता है? तुम सब के सब ना एक जैसे हो, काम चोर। सॉरी मैम, आगे से ऐसे नहीं होगा। सॉरी माय फुट। अब मैं ले लेता हूँ। नहीं। जैसे ही नक्श पीछे मुड़ा, उसकी नजर टेबल पर रखी एक फाइल पर पड़ी। अनिका वो फाइल अपने बैग में रखना भूल गई थी। जब हड़बड़ाते हुए नक्श तेजी से अनिका की तरफ बढ़ा तो वहीं पास में सोफे पर बैठी अनिका की कजन भाग्या की नजर उस पर पड़ी। उसने नक्श के रास्ते में अचानक से अपनी टांग अड़ा दी। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? मैं तो अनिका वो अपनी फाइल भूल गई थी तो मैं उसे फाइल देना चाहता था, तो रास्ते में ये अचानक आ गई। और तो अब साहबजादे के रास्ते के बीच में मैं आ गई, इसमें भी मेरी गलती है ना? बड़ी माँ, आप ठीक है ना? मुझे पता है तुझे मेरी बहुत फिक्र है, पर मैं ठीक हूँ। इस निठल्ले आदमी ने मेरी साड़ी खराब कर दी। एक तरफ भाग्या बात का बतंगड़ बना रही थी तो दूसरी तरफ नक्श ने देखा कि अनिका वापस अंदर आ रही है। नक्श चित्रा को इग्नोर करते हुए अनिका की ओर बढ़ा। दरअसल मैं तुम्हारी फाइल। अनिका नक्श को देखे बिना ही घर से बाहर निकल गई। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य है खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उभर पाएगा इतने बड़े नुकसान से? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर? बेवकूफ, एक काम ठीक से नहीं आता। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। पता नहीं क्या सोचकर तेरी काका ने अनिका का हाथ इस आदमी के हाथ में दिया। हमारे तो भाग ही फूट गए। घर दामाद बनकर बस हमारी छाती पर मूंग डल रहा है वो। ये है जावेरी परिवार का घर। जावेरी परिवार सूरत की बड़ी बिजनेस फैमिलीज में से एक है। इस बड़े से शानदार घर में जावेरी खानदान का बड़ा परिवार रहता है और कई जॉइंट फैमिली की तरह इनके बीच में भी प्यार बस दिखावे का ही है। अक्सर यहाँ पर सुबह की शुरुआत ऐसे ही शोर शराबे से होती है और गलती चाहे हो या ना हो, इल्जाम हमेशा इस परिवार के दामाद यानी नक्श के सर पर ही आता है। पर नक्श ने कभी भी इस बात को दिल पर नहीं लिया। हर सुबह किसी और की गलती को अपने सर लेकर मुस्कुराते हुए वो अपने काम में लग जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य है खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उभर पाएगा इतने बड़े नुकसान से? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर? अरे भानुशाली ग्रुप तो सूरत का ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है। इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इनके साथ तो हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रहे थे। नक्श के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसकी आंखों की चमक को और बढ़ा रही थी। तभी नक्श की नजर दीवार पर टंगी अनिका के पिता रसिक जावेरी की एक तस्वीर पर पड़ी। ये देखें आप गुरुजी, आपके वादे के चक्कर में क्या क्या सहन करना पड़ रहा है इस घर में। आप तो जाते जाते अपनी बेटी अनिका का हाथ मेरे हाथों में देकर चले गए, लेकिन पीछे से आपके घर में रोज कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है मुझे। लेकिन मैं भी ढीठ हूं गुरुजी। मेरा असली मकसद
आपकी बेटी अनिका के दिल में जगह बनाना है। उसके दिल में तो मैं जगह बना के ही रहूंगा। नहाने के बाद जब नक्श बाथरूम से बाहर आया तो उसका फोन वाइब्रेट होने लगा, लेकिन इससे पहले कि नक्श को एहसास होता फोन कट गया था। नक्श, प्लीज मेरा फोन उठा लो। मैं जानता हूं कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो, लेकिन कुछ अर्जेंट बात करनी है। नक्श ने अपना फोन बेड पर फेंका। अभी नक्श उन मैसेजेस के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में उसी नंबर से एक बार और कॉल आया। हेलो। और हेलो नक्श बेटा। हेलो मिस्टर यशवर्धन। अपना नाम सुनकर वो बुढ़ा आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन यशवर्धन ने फिर से प्यार से शुरुआत की। बेटा मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वो क्या है ना मिस्टर यशवर्धन, आपकी बात की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 2.5 साल लग गए मेरा हालचाल पूछने के लिए। अब ख्याल है आपको मेरा? बेटा इन 2.5 सालों में एक एक दिन एक एक रात मैंने कैसे गुजारी ये मैं ही जानता हूँ। मैंने कैसे अपने आप को संभाला है मैं बता नहीं सकता हूँ बेटा। मेरी आंखों के सामने ये अन्याय कैसे होता रहा। वैसे मार्केट में क्या खबर फैली है कि मैं जानता हूँ। बेटा मैंने काम की बात करने के लिए फोन नहीं किया, बस मुझे तेरी आवाज सुननी थी। मैं जानता हूँ तेरा दिल कितना बड़ा है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, तू अपने मन में बैर रखने वाला नहीं है। कुछ लोग ना अच्छे दिल वालों को बेवकूफ समझने की गलती कर देते हैं, और आप ठहरे यशवर्धन भानुशाली। आप तो ऐसी कभी गलती कर ही नहीं सकते। क्यों, सही कह रहा हूं? ये सुनकर यशवर्धन समझ गए थे कि उनका काम इतनी आसानी से नहीं पूरा होगा। आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसे माफ करके मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मेरा पोता इतना कठोर तो नहीं था। क्यों मुझे वापस उसी जगह बुलाना चाह रहे हैं जहां मुझे सिर्फ दर्द और तकलीफ मिली? क्या तेरा दिल नहीं करता है मेरी सूरत देखने को, मुझे मिलने को? बेटा एक बार मुझे मिल ले, अब फिर पता नहीं मेरे पास कितने दिन बचे। नक्श स्ट्रॉन्ग हेडेड था पर निर्दयी नहीं। ठीक है, एक और आखिरी बार बस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं घर नहीं आ रहा हूँ, बाहर मिलेंगे आपके ऑफिस में, बिना किसी तामझाम के। हाँ ठीक है ठीक है। तुरंत ही नक्श ने अपना लैपटॉप बाहर निकाला और इंटरनेट की हेल्प लेते हुए भानुशाली ग्रुप में चल रहे हलचल जानने की कोशिश की। ऐसे तो नक्श के हाथ में भानुशाली ग्रुप को लेकर कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन उसके हाथ में ऐसा कुछ आ गया जिसे देखने के बाद नक्श की आंखों की चमक 4 गुना बढ़ गई थी। जोर जोर से हंसते हुए बिस्तर से उठकर नक्श पागलों की तरह नाचने लगा था। वो भूल गया था कि ये घर उसका नहीं है, वो तो बस इस घर का घर जमाई है। इस पागल को क्या हो गया? अचानक नक्श को ऑफिस में देखकर भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉइज शॉक्ड हो गए। अरे देखो देखो, ये तो नक्श है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? एक तरफ भानुशाली ग्रुप के कुछ लोग नक्श का मजाक बना रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें नक्श के डैड पर बहुत भरोसा था, और वो सभी नक्श को देखकर बहुत खुश थे। अब आए ऊट पहाड़ के नीचे, यही सही समय है। अब यशवर्धन, भानुशाली और नक्श एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। चलो आओ अंदर, आराम से बैठ के बात करते हैं। नक्श बेटा कैसे हो? तुम्हें हमारी याद नहीं आई? जिस काम के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है, जो बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, उसकी बात करें। ये सब बातें तो आप कल भी फोन पे कर चुके हैं, है ना मिस्टर भानुशाली? नक्श बेटा तुम मेरे पोते हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। गलती मेरी है और उसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। मिस्टर भानुशाली, ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब बातें करने के लिए तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया नहीं है। तो प्लीज ना आप अपना वक्त जाया कीजिए, ना ही मेरा।
जो बात करनी है कीजिए, वरना मैं निकलूं। नक्श, प्लीज प्लीज मत जाओ। इस भानुशाली ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूँ अपने पापा की तरह तुम इस कंपनी को संभाल लो। क्या तुम अपने दादा को माफ नहीं करोगे? वैसे तो नक्श को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास भी यही एक मौका था। मैं जानता हूँ बेटा कि कुछ सालों पहले मैं तुम्हारे पापा के साथ बहुत सख्ती दिखाई। अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा ने जिस कंपनी को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है अपना खून पसीना एक करके, अब वो डूबने के कगार पे है। नक्श ने अपने दादाजी को इतना लाचार और असहाय आज से पहले कभी नहीं देखा था। मगर नक्श भानुशाली ग्रुप के सीईओ दर्पण भानुशाली यानी अपने चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अपने दादाजी की बात सुनकर नक्श को उन पर दया आने लगी। ठीक है, बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? मैं चाहता हूं कि कंपनी तुम संभाल लो और अपने पापा की तरह इस कंपनी को चलाओ। तो आप चाहते हैं कि मैं ये कंपनी ज्वाइन कर लूं, मतलब अपने चाचा के अंडर काम करूंगा, है ना? लेकिन नक्श के यहाँ आने का मकसद कुछ और भी था। आपकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन बदले में आपको भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं खुश हो सकूं, जिससे मेरे और मेरे पिताजी का खोया हुआ सम्मान लौट सके। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस मैं कुछ शर्तें आपके सामने रखूंगा, आपको उसे स्वीकार करना है, कबूल करना है, और उसके बदले में मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। अब तुम अपनों के आगे शर्तें रखोगे। इस दुनिया में रहना है तो दुनिया के तौर तरीके से ही बात करनी पड़ेगी, और शायद इसी में मेरा फायदा है। वो कहना कि आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी नहीं। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये आपने की ना फायदे की बात। सबसे पहली शर्त, अब इस कंपनी में मैं दोबारा तभी लौटूंगा जब इस कंपनी का सीईओ मैं बनूंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे चाचा ने मेरे पिताजी की जगह ले ली थी। मैं ये बात तो जानता था कि आपने मुझे भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए नहीं, बल्कि चाचा की कंपनी को बचाने के लिए यहाँ पे बुलाया, लेकिन आपको अपनी गलती का जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन अच्छा ये बताओ तुम्हारी बाकी की शर्तें क्या हैं? मेरी दूसरी शर्त यह है दादाजी कि इस कंपनी को मैं तभी ज्वाइन करूंगा जब इस कंपनी में काम करने की मुझे पूरी फ्रीडम मिलेगी। इस कंपनी में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, सब मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर होगा। सब ये समझ लीजिए कि अब ये कंपनी मेरे हिसाब से चलेगी। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी इन शर्तों से तुम्हारे चाचा पर क्या गुजरेगी, लेकिन मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। अगले हफ्ते से तुम भानुशाली ग्रुप के सीईओ की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन नक्श भी वहां पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए नक्श ने अपने दादाजी के सामने एक अग्रीमेंट पेपर रखा और उसे साइन करने के लिए कहा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अब जो कुछ भी मेरे परिवार पे गुजरा है उसके बाद तो आपके साइन पे ही मुझे भरोसा है। वैसे आपके लिए भी कॉपी लेके आया हूं, बस ज्यादा सोचिए मत, फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं। आखिरकार हूं तो मैं आपका पोता ही। मुस्कुराते हुए नक्श भी कैबिन से बाहर चला गया और जाते जाते अग्रीमेंट पेपर की कॉपी को यशवर्धन के हाथ में थमा चुका था। 4 साल पहले कॉलेज पास आउट होने के बाद जब नक्श ने अनिका के पापा के साथ काम करना शुरू किया था, तब सिर्फ अनिका के पापा ही थे जो ये जानते थे कि नक्श का पूरा नाम नक्श भानुशाली है। इतना ही नहीं, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसके दोस्तों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
अनिका के पापा के साथ काम करते वक्त नक्श की मुलाकात अनिका से हुई और पहली नजर में ही वो अपना दिल खो बैठा। लेकिन उसे क्या पता था कि इतना प्यार होने के बाद भी जब वो अनिका से शादी करेगा तब उसे उस शादी में एक जिल्लत की जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। भले ही मैं अनिका को अपना सच इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है, जैसे मेरे हाथों में कोई पावर आ गई है। नक्श कहाँ है? कुछ बताकर गया? फोन नहीं उठा रहा। मने खबर न थी, कल से उसका रूप बदल सा गया हुआ है। राक्षसों जैसा हंस रहा है, नाच रहा है, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। खाना बंद करो, ये तो पूरा दिन खाती रहती हो। अनिका, नक्श मनचला होता जा रहा है, मुझे लगता है उसे रास्ते पे लाना पड़ेगा। मॉम, मैं सोच रही थी आज ये महाशय को ऑफिस लेकर जाऊं, पर ये घर पे ही नहीं है। आपने मेरी शादी इस गधी से क्यों कराई है? शू करे छे? तुझे ऊपर जाने की बहुत जल्दी है? बिल्कुल नहीं। तो शांति से बैठना, क्योंकि तेरे सवालों का जवाब ऊपर तेरे पप्पा दे सकते हैं। तेरे साथ साथ मेरी भी किस्मत फूट गई। कम ऑन मॉम, ये कैसा जोक है? जोक? मजाक मैं कर रही हूँ या तू? पिछली बार उसको ऑफिस लेके गई थी तो याद है ना क्या हुआ था? फिर से उसको लेके जाके अपना मजाक उड़वाना चाहती है? वैसे बस ऑफिस तक लेके जाऊंगी, अंदर आने नहीं दूंगी। फिर वो ज्वेलरी शॉप में जाएगा, मेरा नेकलेस लेगा और घर वापस आ जाएगा। और वैसे भी इससे ज्यादा मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। कि तभी नक्श वहां आ गया। ये लो, आ गए साहबजादे नैन मटक्का करके। मॉम अभी नहीं, प्लीज प्लीज, मुझे ऑफिस के बहुत लेट हो रहा है और विहान मेरा वहाँ पे वेट कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। तो मेरे साथ ऑफिस चलो, उसके बाद ज्वेलर शॉप से मेरा सेट उठाना और फिर घर वापस आ जाओ। देख क्या रहे हो? चलो अब, तुम्हारे वजह से ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो गया। नक्श चित्रा से तो कभी कभार बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। चलो। अनिका और नक्श कुछ ही देर में अनिका के ऑफिस पहुंच गए। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। यार अनिका, मैं पिछले 1 घंटे से बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी विहान, क्या है ना, कुछ लोगों के कारण देर हो जाती है। वो आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। विहान, आज तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। कोई लॉटरी तो नहीं लगी तुम्हारी? भाई साहब, अब तुम्हारा आना किसी लॉटरी से कम है क्या? भाई साहब, ये मत भूलिए कि आप एक ऑफिस में हैं, और ये भी मत भूलिए कि आपको दोस्ती की सीमा नहीं लांघनी है। तुम चुप रहो। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आज मैं इतना खुश क्यों। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आज तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। मेरे लिए? जी हाँ, ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए रेयर डायमंड का नेकलेस। जी हाँ। वाह, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना? अनिका, ये असली डायमंड का नेकलेस नहीं है, बल्कि ये तो कॉपी है। यकीन मानो मेरा, ये फेक है अनिका। अनिका नहीं जानती थी कि नक्श भानुशाली खानदान से ताल्लुक रखता है। भानुशाली ग्रुप रेयर डायमंड के बिजनेस में भी है, और क्योंकि नक्श भानुशाली ग्रुप का हिस्सा रह चुका था, इसलिए उसे डायमंड की अच्छी खासी परख थी। तुम्हें बोला है ना, बीच में मत बोला करो, चुप रहो। हाँ, ये मतलब असली रेयर डायमंड नेकलेस नहीं है, बस इसकी क्वालिटी रेयर डायमंड नेकलेस से थोड़ी सी कम है। पर अनिका, मुझे जब भी रेयर डायमंड नेकलेस मिलेगा ना, मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, मैं प्रॉमिस। वाह, बहुत अच्छी बात है। मतलब रेयर डायमंड नेकलेस इस दुनिया में सिर्फ 10 बने हुए हैं और ये भाई साहब लेके आएंगे। ऐसे इंसान का तुम भरोसा नहीं कर सकती हो। और तुम्हें रेयर डायमंड नेकलेस की क्या जरूरत है अनिका, जब तुम्हारे पास असली डायमंड है? तुम चुप रहोगे? पर इस वक्त अनिका के पास विहान को दिलासा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ विहान, अगर ये
कम क्वालिटी वाला डायमंड नेकलेस है। जहां तक मुझे याद है उसमें से एक हीरे की नेकलेस की नीलामी हुई थी और वो डायमंड नेकलेस कहीं 1.5 से 2 के बीच में, 2 करोड़ के बीच में बिका था। यहाँ तुम्हें कोई रेयर नेकलेस लाने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है। आई रियली लव इट। आई मीन यू नो व्हाट, मैं इसको बहुत संभाल के अच्छे से रखूंगी। भूल जाओ बेटा विहान, अनिका को इम्प्रेस करने में कंगाल हो जाओगे, कंगाल। अनिका, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हारे लिए रेयर डायमंड नेकलेस लेकर आऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? ये क्या सोच रही हूँ मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेन इन्वेस्टर है। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? मैं मेरी इतने साल की मेहनत को जायज नहीं जाने दूंगी। इसलिए वो भी नक्श के पीछे पीछे कैबिन से बाहर आ गई। नक्श, ये क्या पागलपन है? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझे ये बेफालतू की सलाह दो? जब भी तुम्हें ऑफिस लाई हो ना, तुम हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा ही करते हो। गलती हो गई मुझसे, गेट लॉस्ट नाउ। जैसे तैसे अनिका ने अपने गुस्से को दबाते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी तो मामले की बस शुरुआत हुई थी। अबे ओ, रुक, जाता कहाँ है? और उसने अपनी चाल बढ़ाते हुए नक्श का पीछा किया। अबे भाग कर रहा है? बहरा है क्या? तब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? अबे तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तूने मेरे सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तू मार्केट में जाके खुद को बेच भी देगा ना, तब भी वो नकली हार नहीं ला पाएगा। बड़ा है बात करता है। तुझे ना तुम्हारी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। 0 डब्बा। बोल। पहली बात, जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ना, वो मेरी बीवी है, तो बेहतर यही होगा कि तुम इससे दूर रहो। दूसरी बात, तुम्हारा दिया हुआ हीरे का नकली हार की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं खुद इसे लाके दे सकता हूं। तो अपना ये ढोंगी दिखावा बंद करो। तीसरी बात, जिसकी खुद की जेब में नोट नहीं होते, वो चिल्लत बजा के दिखावा नहीं करते। इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू ढकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। नक्श के वहां से जाने के बाद कुछ देर तक विहान वहीं खड़ा रहा, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद वहां रुकने का कोई सेंस नहीं था। ये अंजी कॉर्पोरेशन का ऑफिस था, जिसकी चेयरपर्सन अनिका थी। अपने कैबिन में जाने के बाद अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। अंजी कॉर्पोरेशन के ऑफिस से बाहर आकर नक्श काफी खुला खुला महसूस कर रहा था और नक्श इस शुरुआत को बरकरार रखना चाहता था। तभी अचानक से नक्श का फोन बजा और जब उसने स्क्रीन पर अपने दादाजी का नाम देखा। मिस्टर भानुशाली, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी आपको फोन ही करने वाला था और देखिए आपका फोन आ गया। ठीक है, तो काम की बात कर लेते। अगले हफ्ते तुम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की कुर्सी पर बैठने वाले हो, तो मैंने तुम्हारी ये खास आदमी से मीटिंग फिक्स की है। एड्रेस तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया है, तो तुम मुझसे कल मिल लेना। मुझे किसी को भी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको भी मेरी 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त, आपको आज के आज मेरे लिए एक रेयर डायमंड नेकलेस का बंदोबस्त करना होगा, और दूसरी वो मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। नक्श पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था और उसका एटीट्यूड 7वें आसमान पर था, जो यशवर्धन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ऑटो, गोल्डन डोमेन सोसाइटी। गोल्डन डोमेन सोसाइटी सूरत की ही नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जरियस सोसाइटीज में से एक थी और इस सोसाइटी से पूरे सूरत की खूबसूरती को नापा जा सकता था। दरअसल यही वो जगह थी जहां नक्श के दादाजी ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी। उसने सोचा ही नहीं था कि जिस इंसान से वो मिलने आया है वो कोई और नहीं
बल्कि उसका चाचा दर्पण भानुशाली होगा। ये जानकर नक्श अपने चाचा से बिना मिले ही वहां से जाना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज सुनाई पड़ी। नक्श, पिछली बार 2.5 साल पहले लगभग मिला था तुमसे, एंड आई मस्ट से पहले से काफी अच्छे और कॉन्फिडेंट लग रहे हो। शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि आप मुझे ज्यादा परेशान करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अब भी खेतान एंटरप्राइजेस के शेयर्स मेरे नाम पे हैं। ये शेयर्स तो आप जानते हैं ना, जो आपने दादाजी और पापा को लेने से मना किया था। और ये शेयर्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए कितने इंपॉर्टेंट है अच्छी तरह जानते हैं। तो दर्शन काका, अगर मुझे गलती से भी कुछ हो गया ना, तो जो कुछ भी आप चाहते हैं मुश्किल से मिल पाएगा। भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरे गुजरात में एक बड़ा नाम था। 4 साल पहले मार्केट में उन्हें कंपटीशन देने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय भानुशाली ग्रुप का सीईओ नक्श के पिता यानी जितेन भाई भानुशाली थे। जितेन भाई को बिजनेस की सारी ABCD पता थी, और यही वजह थी कि उन्होंने खेतान एंटरप्राइजेस के 40% शेयर्स खरीद लिए थे। उन्हें पता था कि आगे का मार्केट कैसी करवट लेगा और वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन ये बात दर्पण भानुशाली और यशवर्धन भानुशाली को पसंद नहीं आई, और बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों ने मिलकर जितेन भाई भानुशाली को भानुशाली ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जितेन भाई के जाने के बाद नक्श के चाचा दर्पण भानुशाली ने भानुशाली ग्रुप के सीईओ की कुर्सी संभाल ली, लेकिन वो अपनी कंपनी को संभाल पाने में पूरी तरह से फेल हो गए। अब उन्हें डूबते हुए तिनके का सहारा चाहिए था, और जब उन्हें पता चला कि जितेन भाई के खरीदे हुए शेयर्स आज मार्केट में तहलका मचा चुके हैं, तब भानुशाली खानदान को नक्श की याद आई। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नक्श के अंदर ये पावरफुल चेंजेस क्यों और कैसे आ रहे हैं। नक्श की बात सुनकर उसके चाचा दर्पण एकदम शॉक्ड रह गए थे। गोल्डन डोमेन सोसाइटी से बाहर आने के बाद जब नक्श ने अपना फोन चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर उसके एक दोस्त का मैसेज था। अबे तू कहाँ रह गया है? आ रहा है ना, लेट मत कर। दरअसल आज अनिका की फैमिली गैदरिंग अटेंड करने से पहले नक्श को अपनी हाई स्कूल रीयूनियन में जाना था। दादा, एक चाय देना। ग्रेजुएशन के बाद इतने सालों में नक्श पहली बार अपने किसी कॉलेज या स्कूल रियूनियन में जा रहा था। इतने सालों में नक्श अपने किसी भी दोस्त से भी नहीं मिला था। उस रीयूनियन पार्टी के बारे में सोचते हुए नक्श को अपने सारे पुराने क्लासमेट्स याद आने लगे। नक्श सोचने लगा कि स्कूल के दिनों में वो कितना खुश रहा करता था। रियूनियन में तो शिवानी भी मिल सकती है। दरअसल शिवानी वो लड़की थी जिसे नक्श स्कूल के दिनों में पसंद करता था। हटो। और उसके करीब जाने के लिए उसने काफी पापड़ भी बेले थे। नक्श के सारे दोस्त उसे शिवानी के नाम से चिढ़ाते भी थे। शिवानी, तुम्हारे लिए ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे रोज देने की? देखना, एक दिन मैं इतनी बड़ी सुपरस्टार बनूंगी ना, ऐसे लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे। जाओ यहाँ से। एक बार डांट खाने के बाद नक्श के दिमाग से शिवानी का सारा भूत उतर गया था। नक्श को शिवानी से मिलने का डर तो था ही, पर वो रीयूनियन पार्टी के लिए लेट नहीं होना चाहता था। दूसरी तरफ अंजी कॉर्पोरेशन में दुनिया में इतने अजीब आदमी भी होते हैं क्या? मुझे तो लगा था कि मैडम उसको छोड़ देगी, लेकिन ये तो उल्टा खुद मैडम के सर पर नाच रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि उन दोनों की शादी हो कैसे गई। अरे शादी छोड़, 2 साल में उनका डिवोर्स कैसे नहीं हुआ? अनिका ये देखकर हैरान थी। अभी अचानक से उमा ने देखा कि अनिका उनकी सारी बातें सुन रही थी। सॉरी मैम, हम लोग तो बस यूं ही। इससे आगे बोलने की हिम्मत उमा के पास भी नहीं थी। अनिका के मन में ये भी चल रहा था कि आखिर नक्श की वजह से उसे और कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। पापा, मैं तो आपकी सबसे प्यारी बेटी थी ना। मैंने तो सोचा था कि आप मेरे लिए जो भी सोचोगे, जो भी चुनोगे, अच्छा ही चुनोगे। इसीलिए मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई, ना शादी की शर्त रखी। फिर भी आपने मुझे गधे के साथ बांध दिया। अपने दिल की बात अपने पापा के सामने रखने के बाद अनिका फूट फूट कर रोने लगी थी।
दूसरी तरफ चित्रा सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रही है। जैसे ही चित्रा ने नक्श को अंदर आते हुए देखा, वैसे ही चित्रा ने कहा, नक्श इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। चित्रा नक्श से कौन सी जरूरी बात करने वाली थी? क्या अनिका को इस बात के बारे में पता होगा? क्या चित्रा नक्श और अनिका का डिवोर्स करवाने वाली है? बस जानने के लिए अभी सुनिए पॉकेट एफएम की ये पूरी कहानी। इंस्टा एम्पायर, जिसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। फ्री कहानी सुनने के लिए अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और पॉकेट एफएम डाउनलोड करें।